आज के इस वीडियो का सेशन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें हम लोग नील्स के बोर के द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को सजाना। जो परमाणु के मध्य में नाभिक रहता है और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए नील्स बोर ने एक व्यंजक प्रस्तुत किया और प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि विभिन्न कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के फॉर्म में होती है, जहाँ n कक्षाओं की संख्या होती है। जब प्रथम कक्षा की बात करते हैं तो प्रथम कक्षा के लिए n के जगह पर 1 रखते हैं, तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और चौथे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 आती है। इस प्रकार से विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इससे हमें यह प्राप्त होता है क्या कि जो पहला कक्षा होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथा में 32। इसी प्रकार से कक्षाओं बढ़ते संख्या के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी। अब हम लोग प्रमुख 18 तत्व प्रारंभ से लेकर 18 तक के तत्वों को बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और देखेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजाए जाते हैं। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्रमानुसार हम उन तत्वों का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी संयोजकता ज्ञात किया जाएगा। कुल 18 तत्वों का करते हैं। क्रमानुसार प्रथम पर हाइड्रोजन आता है, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान देने बात होगी, पिछले टेस्ट के सॉल्यूशन में हमने बताया था कि जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पर आता है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन। जब बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो प्रथम कक्षा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन और जो शेष इलेक्ट्रॉन 1 बच जाता है वो चला जाता है दूसरे कक्षा में। फिर आता है बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 4, अर्थात उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 2। फिर बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो प्रथम में 2 दूसरे में 3। कार्बन प्रथम में 2 दूसरे में 4। फिर आता है नाइट्रोजन, प्रथम कक्षा में 2 दूसरे कक्षा में 5। फिर आता है ऑक्सीजन 2 और 6। फिर आता है फ्लोरीन 2 और 7। तो देखिए फ्लोरीन के दूसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चला गया। दूसरे कक्षा में अधिकतम कितने होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद परमाणु संख्या 10 पर आता है परमाणु संख्या 10 पर आता है नियोन। नियोन पे ध्यान दीजिएगा, कुल होते हैं 10, तो 2 और 8, इसके आखिर में क्या है 8 है। फिर आता है सोडियम, तो पहले 2 शेष बचे 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉनों में ध्यान देंगे कि भाई दूसरे कक्षा में तो 9 होता नहीं है, अधिकतम संख्या 8 होती है और जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो तीसरे कक्षा में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम में 2 8 2, एल्युमिनियम में 2 8 3, सल्फर में 2 8 4, फास्फोरस में 2 8 5, सिलिकॉन में 2 8 6, क्लोरीन में 2 8 7, आर्गन में 2 8 और 8। समझने वाली बात है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद
जो प्रमुख 3 प्रथम दिखाई देते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातु होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं। और जिनके लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और सामान्यतः ये अधातु होते हैं। 1 2 3 वाले धातु, 5 6 7 वाले अधातु, 4 वाले में इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण दोनों करने की प्रक्रिया होती है। इसमें उपधातु भी होते हैं और कुछ कुछ ऐसे तत्व पाए जाएंगे जिनके बातम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और उनमें अधिकतम गुण अधातुओं की होती है, तो वे अधातु भी होते हैं। जिसके बातम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ये किसी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये निष्क्रिय तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व होते हैं। अब इन विन्यासों के सहायता से हम लोग थोड़ा देर के लिए समझते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ध्यान देंगे, जितने किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। उन्हें कहता है क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास पूछा जाए कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 1। और सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप इसको छोड़ देंगे, शेष कितना बचा? 8 + 2 = 10। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। इस आधार पर थोड़ा सा हम लोग संयोजकता समझने की कोशिश करते हैं। किसी परमाणु की संयोजकता का मतलब क्या होता है? कोई भी परमाणु दूसरे तत्व से, दूसरे परमाणुओं से अभिक्रिया करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, वह उसका संयोजकता होता है। ठीक है, जैसे एक तत्व दूसरे तत्व से जिस प्रकार से अभिक्रिया करे, वह उसका संयोजकता होता है। यहाँ पर प्रथम 3 तत्वों की बात करते हैं। सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसकी संयोजकता +1। मैग्नीशियम 2 तो +2, एल्युमिनियम 3 तो +3, सिलिकॉन का ±4। यह अभिक्रिया करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण दोनों कर सकता है। जबकि फास्फोरस को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या होता है? माइनस, सिलिकॉन -2, क्लोरीन -1, और इसको ना लेने ना देने की जरूरत है। क्या हो गया? 0। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बनाता है। अब इसके बाद रासायनिक सूत्रों में तत्वों की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है? यदि आपके पास कोई केमिकल, कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया गया है और उसका संयोजकता निकालना है दूसरे तत्व का। यदि आपके पास Al2O3 दिया गया है, एक की संयोजकता दूसरे के साथ होती है, मतलब एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। आप इस आधार पर भी समझ सकते हैं, एल्युमिनियम का विन्यास करेंगे तो 2 8 3, यह 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन का विन्यास करते हैं तो आता है 2 और 6, ये 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। एल्युमिनियम की संयोजकता +3 और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है। अब इन्हें बंधनों के आधार पर देखा जाए, बंधनों के आधार पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को समझा जाए कि ये किस प्रकार से होते हैं। यह विन्यास इसलिए समझना आवश्यक है कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, जो कि क्लास 10th 11th 12th तीनों क्लासेस के लिए जरूरी है।
कि यौगिक जो होते हैं आपस में बंधन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनता है, समझेंगे। एल्युमिनियम के बातम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जबकि ऑक्सीजन के बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से ग्रहण कर लेता है। अब बात आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एल्युमिनियम कहता है कि आप अपने जैसा कोई दूसरा सामान्य परमाणु लाइए। तो ऑक्सीजन बोलता है कि ठीक है, हम और एक ऑक्सीजन एटम को लाते हैं जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई एल्युमिनियम के लिए देने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और इसको चाहिए 2। ये कहता है कि आप भी अपने जैसा कोई लाइए। तो दूसरा एल्युमिनियम परमाणु आता है जिसके बातम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन तो 2 ले लेता है, फिर एल्युमिनियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए तीसरा ऑक्सीजन परमाणु आता है जिसके बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह ऑक्सीजन परमाणु जो शेष बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको ग्रहण कर लेता है। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 एल्युमिनियम परमाणु की आवश्यकता होती है, इसलिए वह दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं Al2O3। एक और एग्जांपल समझते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार से बंधन बनता है और किस प्रकार से उनकी संयोजकता निकलती है। NaCl, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8 और 1। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8 और 7। यह भाई अस्तित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 1 प्लस बनाता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके 1 माइनस बनाता है। तो सोडियम के बातम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बातम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें होता है क्या, क्लोरीन एक परमाणु इससे ले लेता है और बना देता है NaCl। इस प्रकार से इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और ये यौगिक का निर्माण करते हैं। हम लोग अब इसी के आधार पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन होता क्या है, रासायनिक बंधन के प्रकार क्या है। पहले जो रासायनिक बंधन हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th के लिए आवश्यक होगा, 11th के लिए आवश्यक होगा। उसके बाद रासायनिक बंधन के और भी बहुत सारे प्रकार हैं जो उस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे। और रासायनिक बंधन समाप्त करने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पर क्लास 10th के लिए कार्बनिक यौगिक का, कार्बन और उसके कंपाउंड चैप्टर। तो हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, जो भी बच्चे उनको इसके बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।